सावित्री का कपिल नाम का इकलौता बेटा था। सावित्री अपने बेटे कपिल की शादी बड़ी ही धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन उसका यह अरमान तो अरमान बनकर ही रह गया था। कपिल ने पहले से ही अपने लिए रज्जो नाम की एक बिहारी लड़की को पसंद कर रखा था और उसी से उसने शादी भी कर ली थी और उसे बहू बनाकर घर ला चुका था। जूही और प्रीति दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन जूही अपने घर में प्रीति के लिए खाना बनाती है और उसके घर लेकर जाती है। ये देखकर प्रीति उससे कहती है, भाई यार, तू तो सारा मेरी पसंद का खाना लेके आई है। कुछ था क्या तेरे घर में? तू ऐसे तो मेरे लिए बना नहीं सकती। अब जल्दी से बता दे, क्यों लेके आई है ये सब? अरे पागल, कोई बात नहीं। वो तो मेरा मन हो रहा था कि मैंने कई दिनों से तेरे लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। चल जल्दी से खाकर बता कि तुझे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगली बार वापस से बनाऊंगी जो तू बोलेगी। मैं तो बिना खाए इसकी खुशबू से बता रही हूँ, तूने बनाया है तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिरकार तू खाना इतना टेस्टी ही बनाती है। मुझे तो तेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। मैं तो रोज खा लूं तेरे हाथों का खाना और मेरा तो दिन बन जाएगा जैसे आज बना है तूने मेरा दिन। मजा आ गया तेरा खाना खाकर तो। चल जल्दी से खा ले, फिर आज हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। तुझे याद है ना? कहीं भूल तो नहीं गई? यार शॉपिंग के लिए तो चले, लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है। वो क्या है ना, मैंने जो पैसे जमा किए थे वो खर्च हो गए हैं। अभी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मैं तो 0 सन्नाटा हूँ। जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम आराम से चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो क्या हुआ कि तेरे पास पैसे नहीं है? अरे लास्ट टाइम भी तो तूने ही मेरी शॉपिंग की थी ना, और इस बार मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? पैसे की चिंता मत कर, जो लेना हो वो ले लियो, पैसे मैं दे दूंगी। यार तू कैसी बातें कर रही है? लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए गए थे तो इसका हिसाब लगा के बैठी है। ये ना तेरी गलत आदत है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंडों में ये हिसाब वगैरह नहीं लगाते हैं। मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया। वो तो इस बार तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने जस्ट वही वाली बात बोली है। देख, बात तो सच ही है ना। मुझे लास्ट टाइम शॉपिंग तूने करवाई थी तो इस बार मैं करवा दूंगी। बस हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो इतना सब तो चलता ही रहता है ना। ये भी सही कह रही है। तो क्या हो जाएगा अगर तूने मुझे शॉपिंग करा दी तो? कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम दोनों को तो हिसाब का कुछ पता ही नहीं रहता। चल खाना खा लेती हूँ, फिर तैयार होके जाऊंगी, फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। मजा आएगा बहुत। कुछ देर बाद प्रीति खाना खाकर तैयार हो जाती है और वो दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। शॉपिंग पर वो दोनों काफी मजे भी करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं। ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी तरह से चल रही होती है। कुछ दिनों बाद जूही की काफी अच्छी नौकरी लग जाती है और जूही ये बात आकर प्रीति को बताती है। बता क्या खाएगी आज तू? जो तू कहेगी वो मैं खिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। वो भी काफी अच्छी सैलरी, बहुत बड़ी कंपनी है और पोस्ट भी काफी अच्छी है। तू सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो यही सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ कि तेरी नौकरी लग गई है। या मेरी भी नौकरी लगवा देना, क्योंकि मेरी माँ तो रोज ही मुझे ताने देती रहती है। तू तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो अच्छी भी नहीं हूँ पढ़ने में और ना ही घर वालों का सपोर्ट है। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मेरी लग गई है ना नौकरी, मैं कुछ ही दिनों में तेरी भी लगवा दूंगी। लेकिन तुझे इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसा जैसा कहूँगी तू वैसा वैसा करती रहियो, फिर तेरी भी मेरी ही कंपनी में नौकरी लग जाएगी। जूही के कहने के बाद प्रीति भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। लेकिन कई दिन निकल जाते हैं और जूही अभी तक प्रीति की नौकरी नहीं लगवा पाती। ये सब देखकर प्रीति मन ही मन में बहुत चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद जूही प्रीति के घर आती है और प्रीति से कहती है, क्या बात है प्रीति, मैं तुझे इतनी कॉल कर रही हूँ, तूने मेरी एक भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? कहाँ बिजी है आजकल? शाम को भी नहीं मिलती है मुझसे। जब भी तेरे घर आती तो तेरी मम्मी कहती तू सो गई है। तू तो नौकरी भी नहीं कर रही है और सो जाती इतनी जल्दी। तुम मुझे ताने मारने आई हो कि मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ सकती। तेरी नौकरी क्या लगी कुछ दिनों में, तू मुझे ताने मारने आ रही है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, तू बिजी तो बहुत है। चल कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे हम। अरे क्या हुआ, तुझे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी, मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माफ कर दे, तेरी ही दोस्त हूँ, निकल जाता है कभी कभी मुँह से।
चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। अभी तो यहाँ से चले जा, मेरे वैसे भी बात करने का कोई मन नहीं कर रहा है, बहुत काम है मुझे। प्रीति बार बार ऐसा कहती है, इसलिए जूही वहाँ से चली जाती है। दिन निकल रहे थे और अब प्रीति जूही से दिन पर दिन और ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। मन ही मन में खुद को जूही का दुश्मन समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रीति एक लड़के अरुण से मिलने जाती है और अरुण से कहती है, मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, तुम मुझे देखने में काफी सुंदर लगे और मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। कुछ दिनों से हमारी बात भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज तुमसे मिलने का प्लान बनाया है। कहीं तुमको ये बात बुरी तो नहीं लगी? अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब वो क्या है ना, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का हूँ ना, और पहली बार किसी सुंदर लड़की से बात करने का मौका मिला है, तो ना मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन मेरा मन तो है मैं आपसे बात करूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। जब से आपसे बात होने लगी है, जब से मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हूँ, कुछ तो जादू है आप में। मैं खुद को कितना भी रोकूं, पर मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको और जानना चाहती हूँ। धीरे धीरे इसी तरह प्रीति और अरुण में नजदीकी बढ़ जाती है। अरुण प्रीति से काफी प्यार करने लगा था और प्रीति जो कहती है वही अरुण कहता है। कुछ दिनों बाद प्रीति अरुण से काफी गुस्सा होती है और अरुण से कहती है, बहुत हो गया, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे अपने ऑफिस लेके चलो, लेकिन तुम बार बार मना कर देते हो। आज तय कर लो, तो मुझे ऑफिस लेके चलोगे या हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर दूं? नहीं नहीं प्रीति, हाँ हमारा रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हो? अरे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो आजकल काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ ना, इसलिए नहीं ले जा पाता। लेकिन आज ना तुम मेरे साथ ना मेरे ऑफिस चलो। यही नहीं, मुझे भी कुछ काम है तुमसे, लेकिन मैं वो तुम्हें ऑफिस में बताऊंगी। हाँ, तुम्हें मेरी वो बात माननी ही पड़ेगी। अरुण के खाना खाने के बाद प्रीति और अरुण दोनों ही उसके ऑफिस जाते हैं, जहां प्रीति की दोस्त जूही बैठी हुई थी। प्रीति को अपने बॉस के साथ देखकर जूही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे प्रीति तू यहाँ, और तू मेरे बॉस को जानती है क्या? तूने कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि तू मेरी बॉस को कैसे जानती है? हाँ, क्योंकि तेरा बॉस मेरा बॉयफ्रेंड है। और हाँ, अब तो इस कंपनी में काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने तुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया है। और इसके एक्सपीरियंस लेटर में ये लिख देना कि इसने हमारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी है। प्रीति ये तू क्या कह रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने कौन सा धोखा दिया तुझे? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम मेरी दोस्त तो बनती रही, लेकिन दुश्मनी का काम किया है। तुमने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। मैं तुमसे बोलती रही, यहाँ तक कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी तुमने। चलो अब देख लो, मैं तुम्हारी कंपनी की मालकिन हूँ और तुम्हारे एक्सपीरियंस लेटर में मैं यही लिखवाऊंगी कि तुमने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग करी है। जूही को प्रीति की बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो कहने लायक नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप से चली जाती है। जिसके बाद दो दोस्त, जिसमें से एक की जलन के कारण वो दोस्ती और अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। कपिल जी, हमको तो लग रहा है कि माँ जी हमसे गुस्सा है, क्योंकि हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सही कह रही हो, उनकी जगह कोई और होता ना तो वो भी गुस्सा हो जाता। मुझे लगता है तुम्हें माँ को थोड़ा समय देना चाहिए, वो तुम्हें पक्का अपना लेंगी। हमको भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हम माँ जी का दिल जीत पाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी माँ का दिल जीत लोगी, क्योंकि मेरी माँ अंदर से ना बहुत अच्छी है, बस बाहर से थोड़ी सख्त बन के दिखाती है। वो तो हम जानते हैं कि माँ जी दिल की बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो दूसरे कास्ट की बहू को अपना नहीं बनाती और ना ही इस शादी को अपनी मंजूरी देती, पर उन्होंने दी। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका दिल जीतूं। मैंने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, जिससे मेरी माँ का दिल बहुत दुखा है। और उनकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता, वो भी अपनी बहू को जल्दी अपनाता नहीं। देखो, अगर तुमने माँ का दिल जीत लिया तो हो सकता है वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करें। कपिल और रज्जो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रज्जो की सास सुमित्रा वहां आती है और बोलती है, बीबी आ गई है, इसका मतलब क्या पूरे दिन तू घर में ही घुसा रहेगा? तुझे कोई काम नहीं है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं रज्जो से थोड़ी जरूरी बात कर रहा था। अगर तेरा जरूरी काम पूरा हो गया हो तो बाहर तेरा दोस्त आया हुआ है, जाकर उससे भी मिल ले। हाँ माँ, हो गया है, अभी जाता हूँ। कपिल इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सुमित्रा भी रज्जो को घूरती है और चुपचाप कमरे से जाने लगती है।
तभी रज्जो सुमित्रा को रोक लेती है और बोलती है, माँ जी, आप हमको बिना आशीर्वाद दिए कहाँ जा रही हैं? कम से कम पैर तो छूने का मौका दे दीजिए। तू इस घर में मेरे बेटे की पत्नी बनकर आई जरूर है, लेकिन किसी दूसरे कास्ट की लड़की मेरी बहू कभी नहीं हो सकती। मैंने तुम दोनों की शादी सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए करवाई है, ना कि अपनी खुशी के लिए। माँ जी, इसका मतलब आप हम दोनों की शादी को नहीं मानती हैं? अगर मैं तुम दोनों की शादी को नहीं मानती तो तुझे मैं इस घर में काम भी नहीं करने देती। बस मैं तुझे अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि तेरा तौर तरीका, रहन सहन हमारे घर परिवार से बहुत अलग है। माँ जी, एक बार आप मुझे अपने आप को साबित करने का मौका तो दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी, बल्कि आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। मैं बिहार की बहू हूँ, किसी भी काम में पीछे नहीं हटती। जो मेरी पसंद ही ना हो उसे किसी भी तरह का मौका देने का क्या ही फायदा। तू इस घर में मेरे बेटे की पत्नी बनकर आई है, ना कि मेरी बहू। तो बस मेरी बहू बनने की कोशिश मत कर। सुमित्रा रज्जो को कड़वे शब्द सुनाकर वहां से चली जाती है। रज्जो को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी उनकी बात का जवाब नहीं देती और जितना हो सकता है उतना बातों को संभालने की कोशिश करती है, ताकि वह धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी सास का दिल जीत सके। रज्जो एक अच्छी बहू की तरह अपने सारे काम और जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन शांति आती है और बोलती है, सुमित्रा, मैंने सुना है तेरे बेटे ने शादी कर ली है। तेरी बहू कहाँ है? हम सारे पड़ोसी तो इस फिराक में बैठे हैं कि तेरी बहू की मुंह दिखाई करेंगे, तब ही हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन तू है कि कुछ भी करने का नाम ही नहीं ले रही, तो हार कर मुझे ही आना पड़ा। शांति, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। अपनी बहू से मेरा दिल खुश नहीं है, बस इसलिए मैंने उसकी मुंह दिखाई नहीं की। ऐसा क्यों? तेरी बहू सुंदर नहीं है क्या, या उसमें कोई कमी है? नहीं शांति, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। वो सुंदर भी है और गुणवान भी है। जब से आई है तब से घर के सारे काम का सब कुछ वही करती है। किसी भी काम में मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देती है वो। अरे तो फिर दिक्कत किस बात की है? जब तेरी बहू हर तरफ से काबिल है तो फिर उसकी मुंह दिखाई क्यों नहीं कर रही है? उसकी बहू होने का हक क्यों नहीं दे रही है उसको? क्योंकि वो मेरे कास्ट की नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं अपने कास्ट की लड़की लेकर आऊं, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए और बिहार से उठा लाया मेरी बहू। इतनी छोटी सी बात के लिए तूने अपनी बहू का हक ही छीन लिया। तुझे उससे शिकायत तब होनी चाहिए जब वो तेरे घर को संभाल नहीं पाती और ना ही समझ पाती। लेकिन जब वो सब कुछ कर रही है और वो तेरी कास्ट की है ही नहीं, या इस चीज में क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो सारे गुण है ना उसमें जो तुझे अपनी बहू में चाहती थी। हाँ शांति, बाकी तो सारे गुण हैं उसमें। किसी भी काम के लिए कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं उसको। सुमित्रा और शांति आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रज्जो घूंघट किए सबके सामने दाल बाटी चूरमा लेकर आती है और शांति खाने को बिना देखे ही दूर से मना कर देती है। बहुत गर्मी हो रही है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, और तेल वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा मन खाने को। जो भी खाने के लिए लेकर आ रही है उसे वापस ले जा। आंटी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? हम कोई तेल वाली चीज लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हमें भी पता है कि इतनी गर्मी हो रही है। हम तो बिहार की फेमस चीज दाल बाटी चूरमा लेकर आई हूँ। इसे एक बार खा के देखिए और बताइए कि कैसी बनी है। दाल बाटी चूरमा? मैंने आज तक सिर्फ इसका नाम ही सुना है, कभी खाया नहीं है। सच में बहू, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता। ये कौन सी डिश है जिसमें तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं आंटी जी, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता है, क्योंकि इसे सेक कर बनाते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत ताकत होती है। एक बार जो खा लेगा उसे तो इसका स्वाद पसंद आना ही होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो खिला दे बहू। तेरी बोली बाली तो बहुत अच्छी है। तूने तो पहली बार में ही मेरा दिल जीत लिया। लेकिन एक बात बता, तू इस सर पर घूंघट लेकर क्यों आई है? आज के जमाने में तो कोई लड़की सर पर घूंघट लेकर नहीं चलती। आंटी जी, वो इसलिए क्योंकि अभी मेरी मुंह दिखाई नहीं हुई है। माँ जी ने मेरी मुंह दिखाई नहीं करी है। जब मुंह दिखाई नहीं होगी तब तो मुझे आप लोगों के सामने घूंघट में ही आना पड़ेगा ना। और अगर मैं घूंघट में नहीं आई तो मेरी मुंह दिखाई किस काम की होगी? हाँ, ये बातें तूने बिल्कुल सही बोली कि जितने गुणवान वाली है वो शक्ल सूरत में कैसी होगी। मुझे देखने का बड़ा मन कर रहा है। आंटी जी, तो आप मेरी सास को बोलिए ना कि वो मेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखे।
ताकि सभी को पता तो चले सुमित्रा की बहू कैसी है और कैसी नहीं। हाँ बिल्कुल बोलूंगी। तेरी सास का तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुझे अपनी बहू नहीं मान रही। तेरी जैसी बहू मुझे मिल जाती ना तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको बिना मांगे मिल जाता है उसको किसी भी चीज की कदर नहीं होती। शांति, तू मेरे सामने रहकर ही मेरी बुराई कर रही है। तू मेरी सहेली है या मेरी बहू की? आज तू पहली बार उससे मिल रही है, लेकिन साथ तो ऐसे दे रही है जैसे बरसों से जानती हो। मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, और रही बात तेरी बुराई की तो पीठ पीछे ही करी जाएगी। उसे बुराई बोलते हैं, लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ तेरे सामने बोल रही हूँ। देख, मेरा काम था समझाने का, जो मैंने तुझे समझा दिया। अब क्या करना है क्या नहीं तू जान। बहू मुझे जल्दी से दाल बाटी चूरमा दे दे, खाऊं मैं उसे। शांति के मांगने पर रज्जो अपनी सास और शांति को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए देती है और सच में दोनों को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। अपनी बहू के सभी गुणों को देखने के बाद सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह शांति की बात मान लेती है और बिहार से आई अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है और धूमधाम से अपनी बहू को सभी से मिलवाती है। शकुंतला पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी और बहुत खुश थी, क्योंकि शकुंतला दादी बनने वाली थी और दादी बनने की इस खुशखबरी में शकुंतला पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती फिर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला बोलती है, क्या बात है शकुंतला, तेरी बहू की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी बहू ने तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तू तो बड़ी जल्दी दादी बन जाएगी, लेकिन ना जाने मुझे ये सुख कब प्राप्त होगा। मैं कब दादी बनूंगी? मेरे बेटे को शादी के साल भर हो चुका है, लेकिन अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। अरे सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। अब ये मिठाई खा और भगवान का नाम ले। शकुंतला मोहल्ले में सभी को मिठाइयाँ बांट कर आती है और अपनी बहू पूजा को भी मिठाई खिलाते हुए बोलती है, बहू इसकी हकदार तो तू ही है। ये मिठाई खा और अपनी सेहत का अच्छा खासा ध्यान रखियो। अब तेरे साथ तेरे पेट में मेरे खानदान का वारिस पल रहा है। जी माँ जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। बहू वैसे अगर तुझे कुछ खाने का मन हो ना तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए बाहर से मंगवा दिया करूँगी। लेकिन बाहर का खाना तुझे लिमिट में ही खाना है, इतना भी मत खा लियो कि तेरी सेहत पे असर पड़ जाए। हाँ माँ जी, मुझे अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान है। इतना कहने के बाद पूजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना आज वो अपने पति से चिकन मंगवा कर खाए, क्योंकि पूजा को चिकन खाना बहुत पसंद था। पूजा अपने पति गोपाल को फोन करती है और उससे चिकन लाने के लिए कहती है। इधर जब शकुंतला अपनी बहू को खाना ना बनाता हुए देखती है तो वह उससे पूछती है, अरे बहू, शाम का समय हो चुका है, कब तक खाना बनाएगी? मैं यहाँ खाने का इंतजार कर रही हूँ और तूने अब तक खाना शुरू भी नहीं किया है। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खाना इसलिए नहीं बनाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो बाहर से कुछ खाने के लिए ला रहे हैं। अरे बाप रे, इस लड़के को तो समझाना ही होगा। बहू पेट से है, बाहर का खाना इस पे सूट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल माँ जी, आप ही ने समझा दीजिएगा, लेकिन आज तो खाने दीजिए, आज इतनी खुशी का दिन है। हाँ बहू, आज तो मैं खुद ही मना करूँगी, तू जाकर आराम कर ले, तब तक गोपाल आ जाएगा। इतना कहने के बाद शकुंतला की बहू कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद गोपाल ऑफिस से आता है और बना बनाया खाना ले आता है, जिसमें तंदूरी चिकन और ग्रेवी चिकन के साथ नान और बिरयानी भी थे, जिसे बड़े ही खुशी के साथ पूजा खाना शुरू कर देती है। पूजा को चिकन खाता देख शकुंतला मन ही मन कहती है, खा तो ऐसे रही है जिसे ना जाने कितने सालों की भूखी हो। वैसे भी इसे मांस मछली खाना बंद करवाऊंगी। अब ये पेट से है, किसी जानवर को राक्षसों की तरह खाएगी तो इस पे क्या ही असर पड़ेगा, बल्कि इसे रामायण और गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए मुझे। इतना कहने के बाद शकुंतला खाना खाकर उठ जाती है। पूजा भी खाना खाने के बाद किचन में बर्तन धोकर सोने जा ही रही होती है कि तभी शकुंतला अपनी बहू को बुलाकर उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है, बहू देख, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन, क्योंकि तू अब माँ बनने वाली है और माँ बनने के बाद एक औरत पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल माँ जी, लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझसे अनजाने कोई गलती हो गई है क्या? बताओ ना माँ जी, सब ठीक तो है ना?
देख बहू, मांस मछली खाना वैसे भी सचमुच अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं तुझे हमेशा के लिए खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब तक तू पेट से है तब तक तू मांस मछली छोड़ दे। लेकिन माँ जी आपको पता है ना, मेरा सबसे पसंदीदा खाना चिकन ही है, और चिकन अगर मैंने छोड़ा तो मुझे लगता नहीं है मुझे और कुछ पसंद आएगा। बहू, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अब तो मुझे ये बता, दवा भी भला किसी को पसंद होती है? परंतु जब कोई बीमार होता है तो वो इंसान दवा खाता ही है ना। माँ जी आप कहती है तो मैं कोशिश करके देख सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि मुझे चिकन खाना छूट जाएगा। छूट जाएगी बहू, बस छोड़ना ही पड़ेगा तुझे। पूजा को अपनी सास की बातें बुरी लगती हैं। अब पूजा चोरी छुपे चिकन खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी सास उसे चिकन खाता देख लेती तो फिर वो उसे मना कर देती। ऐसे ही इन बातों को कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन गोपाल अपनी माँ से कहता है, अरे माँ सुनो, बहुत दिन हो चुके हैं चिकन खाए हुए, आज चिकन मंगवा लो ना, मुझे चिकन खाना है आज। नहीं नहीं, जब तक बहू घर में चिकन नहीं खा रही है तब तक कोई भी चिकन नहीं खाएगा। बल्कि तुझे चिकन खाना है तो बाहर चिकन खा कर आई हो, वरना बहू का मन कर जाएगा चिकन खाने का। अरे माँ कैसी बातें करती हो आप, पूजा रोज चिकन मंगवाती है और खाती भी है। ठीक है कह रहा है तू, मैंने तो उसे मना किया था चिकन खाने से, और उसने भी यही कहा था कि मुझे काफी दिन हो गए हैं चिकन खाए हुए बाहर का। लेकिन चिकन क्यों नहीं खाना, ये बात मुझे बताना जरा आप। तेरे समझने वाली बात नहीं है, बहू को बुला, अभी मैं उसे बताती हूँ। मुझसे झूठ बोलने वाली वो होती कौन है? अब शकुंतला अपनी बहू पूजा को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन पूजा चिकन नहीं छोड़ती है। माँ जी देखिए, मुझे अगर चिकन छूट जाता है तो मैं चिकन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझसे चिकन नहीं छूटा तो आप मुझसे जबरदस्ती चिकन नहीं छुड़वा सकती हैं। इसका मतलब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? अरे किस बात को लेकर तेरे घर में झगड़ा हो रहा है? मैं तो तेरी आवाज सुनकर ही चली आई हूँ। अरे विमला, अच्छा हुआ कि तू आ गई। अरे मेरी बहू को जरा समझा, इस हालत में चिकन खाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अरे शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है, इस हालत में चिकन खाना अच्छा नहीं है। इतना अगर तू रोज रोज चिकन खाएगी तो फिर तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। पूजा किसी की नहीं सुनती है और शकुंतला को थक-हार कर एक कठोर फैसला लेना होता है। शकुंतला अब कुछ दिनों के लिए बीमार होने का नाटक करने लगती है। ऐसे में पूजा को घर में सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करना पड़ता है। ये सब माँ जी मुझे जानबूझ के कह रही हैं, ताकि मैं अपना ध्यान इधर उधर ना लगाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, जब माँ जी ठीक हो जाएंगी तो वही घर का पूजा पाठ करेंगी। ये सब मुझसे नहीं होता। देखिए माँ जी, मुझे पता है आप ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि मैं चिकन ना खा सकूं। आप पूजा पाठ क्यों नहीं करती? नहीं बहू, मेरी उम्र नहीं रह गई पूजा पाठ करने वाली। बस राम का नाम लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। अपने घर में पूजा पाठ ये सब तू और गोपाल ही करेंगे। सुबह सुबह नहा नहा कर मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन माँ जी अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं चिकन खा नहीं सकती, और आप जानती हैं मुझे नॉनवेज कितना पसंद है। अरे भगवान से बढ़ के थोड़ी है कुछ भी, तुझे जो छोड़ना है तो छोड़ दे। और ये सब अच्छा ही तो है, कम से कम भगवान के प्रति तेरा मन तो लगेगा। भगवान तेरे सारे दुख हर लेंगे। मैं समझ गई माँ जी, आप चाहती क्या हैं, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं पूजा करूंगी। पूजा लगभग 15 से 20 दिन लगातार पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ में ही रम जाती है। पूजा पाठ करके पूजा को काफी अच्छा लग रहा होता है और वह नॉनवेज खाने के बारे में अब सोचती तक नहीं है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, जिस वजह से पूजा को लगता है कि अब उसके नॉनवेज खाने की आदत जा चुकी है। और ये सच भी था, पूजा सच में ही नॉनवेज खाना छोड़ चुकी थी और अपने आने वाले भविष्य के लिए भगवान से कामना करने लगी थी और अपने बच्चे के लिए वह चिकन छोड़ देती है। और शकुंतला भी यही तो चाहती थी। रजत सुबह सुबह अपने दोस्त विनीत को कॉल करता है और उससे बोलता है, भाई तू आज क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस रोज की तरह फ्री बैठा हूँ, तू बता। यार आज मैं अपनी बंदी को मूवी दिखाने ले जा रहा था। काफी दिनों से वह बोल रही थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाओ, तो एक काम कर तू भी आज आजा हमारे साथ मूवी देखने के लिए। भाई कैसी बात कर रहा है तू, मैं जाऊंगा ना कबाब में हड्डी लगूंगा। और वैसे भी मूवी तो देखनी है तो तुम लोग देखो ना, मैं भाभी से कभी और मिलूंगा। अरे आजा यार, कंपनी मिल जाएगी तेरे भाई को भी। इतना कहकर रजत फोन रख देता है, जिसके बाद रजत अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा को फोन करता है और उसे पिक करने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। रजत और मनीषा पैसिफिक मॉल में जाते हैं, जहां पर अच्छे से बन ठन कर खड़ा हुआ विनीत उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है।
रजत विनीत को देखकर दूर से हाथ हिलाता है। तभी विनीत उनके पास आता है और रजत बोलता है, मनीषा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है विनीत। हेलो विनीत। हेलो मनीषा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अरे अब ये हेलो हाय बाद में करते रहना, मूवी का टाइम हो रहा है, चलो मूवी देखते हैं। इतना कहकर रजत सिक्योरिटी गार्ड को ऑनलाइन अपने फोन में हुई टिकट दिखाता है और सभी लोग थिएटर में मूवी देखने के लिए एंट्री करते हैं। पूरी मूवी में रजत, मनीषा और विनीत आपस में खूब बातें करते हैं। मूवी खत्म होने के बाद तीनों फूड कोर्ट में बैठे होते हैं। तभी रजत खाने का ऑर्डर देने के लिए चला जाता है और मनीषा विनीत से कहती है, तो विनीत, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं आए? कौन सी गर्लफ्रेंड होगी मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ। अरे कितना झूठ बोलते हो, आज के समय में कोई ऐसा अकेला हो ही नहीं सकता है। 2-3 गर्लफ्रेंड तो सबके पास होगी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक सिंगल हूँ। कोई अच्छी सी, प्यारी सी, क्यूट सी मिली ही नहीं। मेरी जैसी? आप ना फंसा रही हो मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी होती ना कोई, तो मैं तो उसको सराखों पर बिठा के रखता। जो वो मांगती उसको ला कर देता। जितना टाइम चाहिए होता मैं उतना टाइम देता। वो जो कहती मैं वो सब करता। वाओ, तुम्हारे फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। एक तुम्हारा दोस्त है, ये मुझसे प्यार कम लड़ता ज्यादा है। कभी कभी तो दिल करता है कि ब्रेकअप कर लो इससे। तुम तो जानते हो ना कि दिल मानता ही नहीं है। विनीत को मनीषा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ही देर में रजत वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग बैठकर अपना खाना एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रजत मनीषा के साथ जाता तो वो विनीत को भी बुला लिया करता, जिस बात से विनीत को मनीषा से एक अजीब सा लगाव होने लगा था। ऐसे एक दिन रजत मनीषा को कॉल करता है, यार मैं आज तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा शॉपिंग पर, सॉरी, तुम अकेले ही चले जाओ। अच्छा ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, तुम विनीत को ले जाओ, वह आज फ्री होगा, मुझे कॉल भी कर रहा था। मैं उसे बोल देता हूँ, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे अकेली जाकर क्या ही करोगी, चले जाओ उसके साथ। इतना कहकर रजत कॉन्फ्रेंस कॉल पर विनीत को भी ले लेता है और मनीषा से उसकी बात करवा देता है और दोनों को साथ में शॉपिंग के लिए भी भेज देता है। शॉपिंग करते हुए विनीत मनीषा से बोलता है, क्या वो मनीषा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? कुछ खास नहीं यार, बस रजत के बारे में सोच रही हूँ। जब भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करती हूँ तो वो टाल देता है। अगर ऐसा ही चला ना तो ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है। अच्छा, सो यू वांट टू से दैट यू फील अलोन? इन शॉर्ट यू आर राइट। अगर जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बता सकती हो, अच्छा दोस्त समझकर ही बता दो। अच्छा चलो, तुम मत बताओ, लेकिन तुम जो बोलोगी ना मैं वो कर सकता हूँ। करके दिखाऊं कुछ? सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। इतना कहकर मनीषा प्यार से विनीत के गाल को पिंच कर देती है और विनीत के आसपास रंग बिरंगे दिल हवा में उड़ने लगते हैं। अब विनीत को मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करना और उससे बातें करना और उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन रजत और विनीत एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी रजत बोलता है, भाई मन कर रहा है ब्रेकअप कर लूं बंदी से। भाई ऐसे क्यों, क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं यार, पिछले 5 सालों से डेट कर रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है? उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो कितनी मासूम और प्यारी है। अबे कहाँ से मासूम है, सारा दिन बच्चे, यह बच्चे, बेबी, ये वो। अब मैं खुद इस दुनिया में बेबी लाने की उम्र वाला हूँ और वह मुझे अपना बेबी बनाकर बैठी हुई है। भाई वो तुझसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़। कितना रोएगी वो, ऐसा मत कर भाई। तुझे बड़ा तरस आ रहा है उसके ऊपर? तेरा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा क्या उसके साथ? साले दोस्तों को दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड पर बुरी नीयत मत रखना तू। अरे भाई तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस तुझको समझा रहा हूँ कि ब्रेकअप मत कर। अच्छी लड़कियां ना ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर इसने उससे ब्रेकअप किया तो उसका दिल टूट जाएगा और ये रिश्ता भी। और जब इनका रिश्ता टूट जाएगा तो मैं उससे किस मुंह से बात करूंगा? नहीं, अगर ये अलग हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी भलाई तो इसी में, इनको अलग ना होने दूं। ऐसे ही दोनों ड्रिंक करके काफी ज्यादा बातें करते हैं और फिर वहीं पर ढेर होकर सो जाते हैं। इसके बाद एक दिन विनीत, रजत और मनीषा तीनों एक ही पार्टी में जाते हैं और मनीषा बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी होकर पार्टी में जाती है और सबके सामने जाकर बोलती है, कैसी लग रही हूँ रजत मैं? वैसे जैसी रोज लगती हो। कुछ तो नोटिस करो, समथिंग स्पेशल देखो। यार कोई काम धाम नहीं है क्या? बोल तो दिया, जैसी रोज लगती हो वैसी ही लग रही हो। अब हर दिन एक इंसान का मैं चेहरा देखूंगा अगर, तो वो कोई चेहरा बदल थोड़ी जाएगा। तुम लड़की हो, चांद नहीं, जो 15 दिन में बढ़ोगी फिर 15 दिन में घटोगी।
रजत की बातें सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनीत को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। रोते हुए मनीषा पार्टी से बाहर चली जाती है और विनीत भागते हुए उसके पीछे जाता है और उससे बोलता है, मनीषा चुप हो जाओ। अरे रजत की बातों का बुरा क्यों मानती हो तुम? जाओ विनीत यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। रजत खुद नहीं आ सका तो उसने तुम्हें भेज दिया सॉरी बोलने के लिए। मैं उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं, मुझे उसने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। प्लीज आप सेट मत हो यार, ऐसे रोते धोते ना तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी नहीं। यार पर तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना, और दोस्त के नाते मुझे भी तकलीफ हो रही है। मत रो ना, अगर तुम ऐसे रोना धोना करोगी ना तो फिर तुम्हारा इतना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और वैसे तुम बिना मेकअप की ना अच्छी नहीं लगोगी। अरे थोड़ा बहुत जो मेकअप में पैसे लगे हैं ना उसको तो वसूल करो। अरे क्यों खराब कर रही हो मेकअप? अरे मत रो यार। अरे हमेशा तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। इतना बोलकर विनीत मनीषा के कंधे पर हाथ रखता है और मनीषा पलटकर उससे हग कर लेती है और उससे बोलती है, तुम कितने अच्छे हो यार, थैंक यू मेरा मूड अच्छा करने के लिए। इतना कहकर मनीषा चली जाती है, पर विनीत वहीं खुशी में बर्फ की तरह जम जाता है। धीरे धीरे विनीत का मनीषा से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। विनीत मनीषा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखने लगा था और उसे जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करता। मनीषा को भी विनीत के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था, पर रजत को इन दोनों को देखकर साथ में थोड़ी जलन महसूस होने लगी थी। ऐसे ही रजत का बर्थडे आता है और मनीषा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने का प्लान बनाती है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। तुमने बेशक मुझे थोड़ा समय दिया है, लेकिन जितना भी दिया है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आई फील सो हैप्पी कि भगवान ने हम दोनों को मिलाया। अब जल्दी से तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। मनीषा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सारी बातें रजत सुन लेता है और खींचकर विनीत को जोरदार थप्पड़ लगाता है और उससे बोलता है, साले दिखा दी ना तूने अपना असली रंग। उस दिन तो बड़ा देवता बन रहा था, यह मत कर वह मत कर, और आज तू खुद क्या कर रहा है? मेरे पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शादी की तैयारी कर रहा है। इतना लगाव हो गया तुझे उस मनीषा से, और तुम भी इतनी गिरी हुई निकली, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भाई ऐसा नहीं है, ये सब जो तूने देखा है ना वो ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है। झूठ मत बोलो तुम दोनों, मैंने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है कि तुम दोनों इतने दिनों से चुप चुप कर घूम रहे थे, मिल रहे थे। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। ऐसे ही रजत लगातार बोलता चला जाता है। तभी मनीषा उसे चुप करवाती है और सारी बातें बताती है। इसके बाद विनीत बोलता है, भाई मैं गद्दारी क्यों करूंगा तेरे साथ? मैं तेरे और मनीषा के मुंह पे कहता हूँ कि मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन बस एक अटैचमेंट तक। लेकिन वैसा अटैचमेंट नहीं है जैसा तू सोच रहा है। एक दोस्त होने के नाते दूसरे दोस्त की केयर करना या फिर उसकी परवाह करना, जैसे मैं तेरी भी करता हूँ भाई। हम बस एक अच्छे दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा था, समझा? और ये सब कुछ भी जो हम कर रहे हैं ना वो सब तेरे बर्थडे की प्लानिंग के लिए कर रहे थे, और तूने उसे देखा और सुना और कुछ और ही सोच लिया। यार मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। मैं तेरे पर हाथ उठाया बिना कुछ सोचे समझे। कोई बात नहीं यार, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ ना कि तुम दोनों साथ में खुश रहो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। विनीत की बात सुनकर रजत और मनीषा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और विनीत वहाँ से जाते जाते पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, यार आज तो बात संभल गई, लेकिन इस लगाव के चक्कर में ना आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए तो ही ठीक है, वरना मेरा ये लगाव है ना इन दोनों के बीच में आग लगा देगा, और मेरी कुछ फीलिंग्स जो भी है दोस्ती तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। रीमा अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है और काफी समय निकल जाता है, लेकिन रीमा का पति नहीं आता है। रीमा को तैयार देखकर रीमा की सास नीलम बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतना तैयार होके बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है? कहीं बाहर जाने वाली है क्या तू? वैसे सच कहूँ तो तू आज बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे ही तैयार होके रहा कर तू। माँ जी, आज अजय जी ने कहा था कि हम शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। इतनी देर हो गई है और वो अब तक आए भी नहीं है। थोड़ी देर बाद तो सब होटल बंद भी हो जाएंगे। बहू सच में तू भी ना बहुत भोली है। अरे मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो काम के अलावा कुछ याद नहीं रखता है। अब वो भी भूल गया होगा या फिर किसी काम में उलझ गया होगा। माँ जी, लेकिन ये तो गलत है ना। उन्होंने ही कहा था मुझे सुबह कि आज हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, और अब जब मैं उनका इंतजार कर रही हूँ तो वो पता नहीं कहाँ रह गई। किसी को बुरा लग रहा हो तब भी क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता? अरे काम जरूरी होना चाहिए, लेकिन परिवार से ज्यादा जरूरी तो नहीं होना चाहिए ना। बहू तू बिल्कुल सही कह रही है, और मेरे बेटे की गलती है। उसने तुझे सपने दिखाए और वो देर से आ रहा है।
तेरे सपने तोड़ रहा है, लेकिन बहू काम भी तो उतना ही जरूरी है ना। वो काम बस अपने लिए थोड़ी ना करता है, हम सबके लिए करता है, इसलिए तो उसकी बातों का बुरा मत मानियो। नीलम अपने बेटे की तरफदारी करके अपनी बहू को समझा देती है। रीमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और चुपचाप रहती है। काफी देर बाद जब अजय घर आता है तो रीमा अजय को खाना देती है। खाना देखकर अजय तुरंत रीमा से कहता है, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए दिमाग से निकल गया। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं अजय जी, मैं समझ सकती हूँ आपको ऑफिस में बहुत काम होते हैं, इसलिए आपके दिमाग से निकल गया होगा। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, मुझे बुरा नहीं लगा। सच में तुम बहुत समझदार हो। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं होती, बल्कि समझती हो कि काम आ गया होगा। मैंने तुमसे शादी करके ना अपने जीवन का अच्छा फैसला किया है। चलिए अब आप खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा, दोबारा गर्म करना पड़ेगा। रीमा का बुरा लगना अजय को पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों बाद अजय रीमा के पास आता है और बोलता है, सुनो, आज मेरे ऑफिस में ना पार्टी है, तो तुम ना तैयार हो जाना, हम शाम को चलेंगे। और हाँ, मैं अपने दोस्तों के घर से ही तैयार होकर आऊंगा, इसलिए ना तुम तैयार रहना, ताकि बाद में हम लेट ना हो जाए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, जब आप आओगे ना तो मैं तैयार ही मिलूंगी। अजय इतना बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय अजय ना रीमा को अपने साथ लेकर जाता है और ना ही रीमा को कुछ बताता है। वो अकेले ही पार्टी में चला जाता है, जहां रीमा फिर से तैयार होकर अजय का इंतजार करती रहती है। रात के 1 बजे जब अजय पार्टी एंजॉय करके घर आता है तो रीमा को तैयार देखकर अजय रीमा से बोलता है, ओह सॉरी, वो क्या है ना, हम दोस्तों का अचानक से प्लान बन गया था कि हम ही लोग जाएंगे, कोई अपनी वाइफ को लेके नहीं जाएगा, तो मैं भी नहीं आया तुम्हें लेने के लिए। तुम गुस्सा मत होना। वैसे तुम गुस्सा क्यों होगी, तुम तो मेरी बातों को समझती हो, मेरी अच्छी पत्नी हो तुम तो। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानती। लेकिन अजय जी, अगर आप मुझे लेने नहीं आने वाले थे तो कम से कम एक बार बता तो सकते थे ना। मैं तैयार होकर आपका इंतजार कर रही थी, इतना तो कर ही सकते थे ना आप। अरे मुझे लगा था तुम दिमाग लगा लोगी, अब तुमने दिमाग नहीं लगाया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आता या बताता। छोड़ो ये सब बातें को, छोड़ो यार, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। अजय जाने अनजाने बार बार रीमा को ठेस पहुंचा रहा था और ये बात अजय को पता तक नहीं चल रही थी। रीमा को इन सब बातों से दुख भी हो रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद रीमा और अजय की शादी की सालगिरह होती है। रीमा बहुत खुश थी कि अजय को सालगिरह याद तो होगी। रीमा तैयार होकर अपने कमरे में जाती है, तभी वो अजय को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। भाई तू जानता नहीं है, तू सोच भी नहीं सकता, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है जिसको ना सरप्राइज दूंगा। और पता है, मैं तो ऐसा रिएक्ट करूंगा ना जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और हाँ भाई, नेकलेस भी लिया है देने के लिए गिफ्ट में। आज का दिन बहुत खास है। अजय की बात सुनकर रीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अजय अपनी माँ और रीमा को एक बड़े से होटल में लेकर जाता है, जहां अजय अपनी माँ को नेकलेस देते हुए बोलता है, माँ आपको मदर डे की ना हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज का दिन आपका है। अजय अपनी माँ के साथ एंजॉय कर रहा होता है और रात से सुबह हो जाती है। अजय को याद तक नहीं रहता कि उसकी शादी की सालगिरह भी थी। रीमा का दिल अब बुरे तरीके से टूट जाता है और वो अपने कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, अजय जी तो हमेशा मुझे सपने दिखाते हैं और फिर उन सपनों को अपने हाथ से तोड़ देते हैं। मेरे भी सब्र का बांध कब तक रहेगा? उन्हें तो हमारी शादी की सालगिरह तक याद नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? रीमा काफी रोती है, लेकिन फिर भी रीमा खुद को समझा लेती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब रीमा अपने पति से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रखती है, ताकि बार बार उसका दिल ना टूटे। कुछ दिनों बाद नीलम अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, वहाँ थोड़ा काम है, तो तब तक तू यहाँ सब कुछ संभाल लियो। लेकिन माँ जी, आप गाँव जाने वाली थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए खाना तो बना ही सकती थी ना। और गाँव जाने का प्लान अचानक से कैसे बन गया? बहू, थोड़ी देर पहले ही गांव से फोन आया था, कुछ कागजात का काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अजय को पहले ही बोल दिया था, उसने मेरी तत्काल टिकट करवा दी है, तो परेशान मत हो और मेरे पीछे से घर को अच्छे से संभाल लियो, ठीक है ना बहू?
नीलम गांव चली जाती है और अब रीमा ही सब कुछ संभाल रही होती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रीमा पोछा लगा रही होती है तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, मेरा पैर! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी भी घर पर नहीं है। मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है। आसपास तो हम लोग ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते। किससे मदद मांगू? एक काम करती हूँ, अजय जी को फोन करती हूँ। उन्हें पता चलेगा कि मुझे चोट लग गई है तो वो काम छोड़कर आ ही जाएंगे। रीमा अजय को फोन कर सब कुछ बताती है कि वह किस तरीके से गिर चुकी है और वो अजय को घर आने को बोलती है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से अजय रीमा की बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और काम में लगा रहता है। रीमा शाम तक घर में अकेली थी। शाम को जब अजय आता है तब रीमा की ऐसी हालत देखता है और रीमा के पास जाकर बोलता है, अरे रीमा, क्या हुआ? क्या हुआ? अजय जी, मैंने आपको दिन में सब फोन करके बताया तो था। अभी आप घर आने के बाद मुझसे यही पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे रीमा यार, सॉरी यार, मैं काम में बिजी था, तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं तो दे ही रहा हूँ ना ध्यान। बताओ क्या हुआ तुम्हें? अरे, कभी आप काम से हटकर कुछ देखते भी हो? हमेशा सपने दिखाते हो और फिर सपने तोड़ देते हो। मुझे दुख पहुंचाने के बाद यही बोलते हो कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना? तुम समझोगी? अरे आप कब समझोगे कि मुझे बुरा लगता है? आपको हमारी शादी की सालगिरह तक याद नहीं रही? रीमा, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। नहीं, मैं अब तक गुस्से में थी, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। रीमा अजय को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अजय को पछतावा होता है और वह अपनी गलती सुधारने के लिए रीमा को मनाने में लग जाता है।